गवर्नमेंट का काम ही नहीं है कि वो कारोबार करे। गवर्नमेंट की प्रायोरिटी कभी भी लैंड नहीं रही। एफबीआर पूरे पाकिस्तान का मामा बना होता है। इकोनॉमिक मसाइल की वजह एफबीआर है। उनका एक्सपीरियंस नॉलेज जीरो है। आप शाम 5 बजे के बाद टीवी ऑन करके देखें तो सिवाय आपको डेवलपर्स के ऐड के अलावा कुछ नजर नहीं आता। 50,000 प्लाट को बेच चुका है। 50 करोड़ रुपए की मीडिया कैंपेन लॉन्च की उसने। आज अब बैन लगा दें, नो मोर सोसाइटी, नो मोर बिल्डर प्रोजेक्ट, तो हम 50 सालों में भी जो अनाउंस हुए हुए प्रोजेक्ट हैं इनको फुलफिल नहीं कर सकते। हम सोसाइटी पेपर्स में लॉन्च करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ लिबर्टी जॉब। मेरा नाम है सैयद अली। आज का हम प्रोग्राम जो है इट्स गोइंग टू बी एन इंटरेस्टिंग वन। हम रियल एस्टेट सेक्टर के ऊपर, रियल एस्टेट डेवलपमेंट, कंस्ट्रक्शन के ऊपर, इन चीज़ों के ऊपर बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में है मोहम्मद एहसन मलिक साहब। ही इज़ एन एक्सपर्ट एंड एन एनालिस्ट ऑन द रियल एस्टेट सेक्टर। ही इज़ ऑल्सो पार्ट ऑफ द प्राइम मिनिस्टर्स टास्क फोर्स ऑन दीज मैटर्स, रियल एस्टेट डेवलपमेंट, कंस्ट्रक्शन। वेलकम टू द स्टूडियो एहसन साहब, हाउ आर यू? फाइन। अच्छा एहसन साहब, नॉर्मली हम प्राइम इंस्टीट्यूट जो है वो फेडरल गवर्नमेंट के मैटर्स के ऊपर जो है काम करता है, लेकिन एक जो फंडामेंटल इकोनॉमिक इशू है जो फेडरल गवर्नमेंट के अंडर नहीं आता वो है लैंड के मामलात। अब पाकिस्तान के अंदर हमने देखा है कि पिछले कोई 2 से 3 दहाइयों के अंदर ठीक ठाक डेवलपमेंट हुई है इस सेक्टर के अंदर। ज़मीन भी जो है वो अब बिकती है, मार्केट है उसकी। बाहर से भी इन्वेस्टमेंट आती है ज़मीन के हवाले से, लोग कंस्ट्रक्शन भी कर रहे हैं, हाउसिंग सोसाइटीज़ बन रही हैं। थोड़ा-सा हमें बताइएगा हिस्ट्री ऑफ ये जो हम इस सेक्टर है रियल एस्टेट का, इसके बारे में बताइएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अली, रियल एस्टेट जो है ना एक बहुत बड़ा सेगमेंट है पाकिस्तान में, बट अनफॉर्चुनेटली इसने फ्लरिश तो किया पब्लिक ने, बट गवर्नमेंट में वो स्पेस नहीं बना सका एज ए इंडस्ट्री या एज ए रेवेन्यू जनरेशन, क्योंकि इसके अगेंस्ट हमारा एक गवर्नमेंट की ब्यूरोक्रेसी है, एक बिजनेसमैन कम्युनिटी है जो इसको नॉन प्रोडक्टिव सेक्टर समझती है। और उसने हर दफा जब इसने फ्लरिश करने की कोशिश की है तो इसके ऊपर कदगने लगाई गई हैं, ऐसी पॉलिसीज इंट्रोड्यूस करवाई गई हैं कि जिससे रियल एस्टेट को स्ट्रेस में रखा जाए, स्नब किया जाए। अपनी गलतियां कवर करने के लिए गवर्नमेंट ऐसी पॉलिसीज इंट्रोड्यूस करवा देती है जिसकी वजह से आपका कैपिटल भी फ्लाई होता है, लोकल इन्वेस्टमेंट भी रुक जाती है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी आना बंद हो जाती है। तो बेसिकली आप अभी लेटेस्ट देख लीजिए जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने टास्क फोर्स बनाई है कंस्ट्रक्शन एंड हाउसिंग सेक्टर पे, ये भी पिछले 1.5-2 साल से प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो लास्ट बजट पेश किया इनकी गवर्नमेंट ने, उसने बड़ा हार्ड स्टांस लिया रियल एस्टेट के अगेंस्ट। और उन्होंने कहा कि इस दफा हमारी तैयारी नहीं थी, नेक्स्ट ईयर हम इससे ज्यादा तैयारी के साथ आएंगे और इससे ज्यादा टैक्स करेंगे। हाँ, ये तो ठीक है, बल्कि एक्चुअली हम रिसेंटली कंस्ट्रक्शन वालों से भी बात कर रहे थे, तो उन्होंने भी जो है बड़ा उनके हैं कुछ पेन पॉइंट्स हैं इंडस्ट्री के, तो उन पेन पॉइंट्स पे मैं थोड़ा-सा बाद में आना चाहूँगा, लेकिन पहले थोड़ी तारीख में जाते हैं। अब मुझे याद है कि व्हेन इन इन द 80s या लेट 80s जो है डीएचए वाज़ द ओनली गेम इन टाउन। उसके बाद फिर एक पीरियड आया तकरीबन लेट 90s का, जब ये बहरिया टाउन डेवलपर्स टाइप जो है ये इमर्ज होना शुरू हुए। तो उस टाइम पे क्या रीज़न बना कि ये कंपनीज जो है ये बनी और नई-नई हाउसिंग सोसाइटीज़ बनना शुरू हुई और रियल एस्टेट के अंदर एक इंटरेस्ट डेवलप हुआ, पहले क्यों नहीं था? अली, पहले डीएचए मतलब जो सबसे पहला डीएचए है दैट इज इन कराची। यस। अर्ली 70s मिड 70s की वो अलॉटमेंट्स हैं वहां पे लोगों की, और बेसिकली जो डिफेंस ऑफिसर्स थे उनकी वेलफेयर के लिए ये डीएचए का दायरा बनाया गया। और इसकी एक शायद बहुत बड़ी वजह ये या थीम इसके पीछे ये था कि शायद गवर्नमेंट के पास इतने रिसोर्सेज नहीं होते थे कि वो एरियाज को इतनी जल्दी डेवलप करे। और लोगों की क्योंकि हमेशा से घरों की एक शॉर्टेज रही है, तो इसलिए पहले डीएचए फ्रंट पे आया, उसके बाद पैरेलल अदर सोसाइटीज में आई, और फिर अर्ली 90s में बैरियर टाउन भी मार्केट में आया। बट अगर आप इसकी रीजन ये जानना चाहते हैं कि ये क्यों इतना लोगों का इंटरेस्ट बना, एक तो मैं ये समझता हूँ कि घर एक बेसिक नेसेसिटी है,
और गवर्नमेंट के पार्ट पे सबसे बड़ा फेलियर ये है कि गवर्नमेंट कोई भी चीज डेवलप करने में बहुत टाइम लेती है। और मतलब आप हम इस्लामाबाद में बैठे हुए हैं इस वक्त, और आपके सामने ये सीडीए का एक सेक्टर है, E12 है। जी, जी। कितनी बड़ी एग्जांपल्स हैं यहाँ पे कि जिनको 35 40 साल हो गए हैं, लोगों को अलॉट किया हुआ है और उनका पोजेशन अवेलेबल नहीं है, और जिन बेचारों को वो अलॉट हुए वो बेचारे मर गए। हुँ, हुँ, हुँ। उनके बच्चे अब इस इंतजार में हैं कि ये प्लॉट मिला था अब्बा को, हम इस पे घर बनाएंगे। उनका वो ख्वाब पूरा होगा या नहीं होगा, अल्लाह ने। तो ऐसे साहब अब आप देखेंगे कि कोर्ट्स के अंदर भी इतनी देर-देर तक मामलात जो है फँसे रहते हैं लैंड के। ये क्या गवर्नमेंट की प्रायोरिटी एरियाज़ में से है? आपको लगता है कि लोगों के की ज़मीन हो, लोगों के घर उसके ऊपर बने हुए हों और वो ज़मीन के तो कितने इस्तेमालात हैं। पहली बात, ये गवर्नमेंट की प्रायोरिटी कभी भी लैंड नहीं रही। हाँ, इस हद तक जरूर प्रायोरिटी रही है इफ दे आर इंटरेस्टेड टू मेक मनी। राइट। ठीक है, इफ दे आर इंटरेस्टेड टू मेक मनी तो उस हद तक तो उनका इंटरेस्ट रहता है। जब बात आ जाती है लैंड रिफॉर्म्स की, हुँ, डॉक्यूमेंटेशन की, रजिस्ट्रेशन की, तो उस पे मैं ये समझता हूँ कि हमारी गवर्नमेंट ने बिल्कुल काम नहीं किया। हुँ, और जो आप लिटिगेशन के केसेस कहते हैं, उसकी एक सबसे बड़ी वजह और प्रॉब्लम ही यही है कि हम लैंड रिफॉर्म्स नहीं ला सके। और उसका भी एक और बहुत बड़ा प्रॉब्लम सबसे बड़ा ये है कि पाकिस्तान में इस सेक्टर को, लैंड ले लें, रियल एस्टेट ले लें, हाउसिंग ले लें, कंस्ट्रक्शन ले लें, इसका अदारा ही, रेगुलेटर ही कोई नहीं है। हुँ। मतलब अगर आपको कोई कंप्लेंट है तो आप सिविल कोर्ट में चले जाएं, अगेन 25-30 साल आपके कहीं नहीं गए। हमारे लिए बहुत जरूरी है कि पाकिस्तान में इमीडिएटली कोई इस सेक्टर को रेगुलेट करने के लिए कोई एक अदारा बने और जो लोगों के मसाइल को एड्रेस करे। अच्छा, ये बताएँ मुझको कि एंड फॉर द इन्फॉर्मेशन ऑफ आवर ऑडियंस आल्सो कि जो पाकिस्तान में गवर्नमेंट के जो एनफोर्सर्स हैं, जो लैंड रिकॉर्ड के साथ डील करते हैं, हमने सुना है कि पटवारीज़ हैं, तहसीलदार्स हैं। इसके बारे में थोड़ा-सा हमें समझाइए कि कहाँ-कहाँ पे आपको इंटरैक्शन होती है गवर्नमेंट के साथ? हमारी गवर्नमेंट के साथ देखिए, जो फेडरल टैक्सेशन है उसके ऊपर तो ऑब्वियसली एफबीआर अवेलेबल है, राइट, और जो प्रोविंशियल मैटर्स हैं उनको बोर्ड ऑफ रेवेन्यूज देखते हैं। राइट। दे आर इक्विवेलेंट और लाइक एफबीआर। मतलब बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, हर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में एक सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू है, ही इज जस्ट लाइक अ चेयरमैन एफबीआर। और उसके नीचे फिर एक पूरा मैकेनिज्म है टैक्सेशन का, और मेंबर टैक्सेस हैं, एडीसीआर हैं, डीसीज हैं, डिप्टी कलेक्टर्स हैं, गिरदावर हैं, पटवारी हैं। इसकी आपको मैं एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। हम बड़ा अपोज करते हैं एफबीआर को कि ये एक बड़ा अजीब सा ड्रामा है पाकिस्तान में कि प्रॉपर्टी एक है, गवर्नमेंट के ही 3-4 अलग अलग अदारे हैं जो उसकी अलग अलग वैल्यूएशन करते हैं, कि जो डोमेन है वो बोर्ड ऑफ रेवेन्यूज की है, क्योंकि उनके पास फील्ड स्टाफ भी अवेलेबल है, मैकेनिज्म भी अवेलेबल है, और ऑन ग्राउंड वहां पे ट्रांजैक्शन मेटेरियलाइज भी होती हैं। रजिस्ट्रार रजिस्ट्रीज करता है, आपकी प्रॉपर्टी मेरे नाम पे होती है, मेरी प्रॉपर्टी किसी और के नाम से होती है, तो वो बेहतर इस चीज को समझते हैं। बट हमारा प्रॉब्लम क्या है पाकिस्तान का सबसे बड़ा, जिसके पास जो आज इख्तियार आ गया है वो उसको फोरगो करने को तैयार नहीं है। सही। मतलब हमारे गवर्नमेंट के अदारों में आपस में हार्मनी नहीं है, कि मतलब आपके गवर्नमेंट के ही 2-3 अदारे मुत्तफिक हो जाएं कि इस प्लाट या इसकी एक प्राइस होगी। नहीं, ये हमारे लिए पूरी दुनिया में बड़ा एम्बैरेसिंग होता है कि जब भी कोई ओवरसीज पाकिस्तानी आता है वो बड़ा एंजॉय करता है इस चीज़ को। हम उसको कहते हैं फेडरल टैक्सेस आपने इस वैल्यू पे देने हैं, कैंटोनमेंट वैल्यू के जो टैक्सेस हैं वो आपने इस वैल्यू पे देने हैं, और जो प्रोविंशियल टैक्सेस हैं वो आपने बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की वैल्यू पे देने हैं, और जो आपकी डील एक्चुअली मटेरियलाइज हुई है वो डिफरेंट वैल्यू है। अच्छा, ये वैल्यूएशन के मामलात हैं, मेजरली टैक्सेशन रिलेटेड है। तो थोड़ा-सा हमारे ऑडियंस को आइडिया दीजिए कि अभी एक अगर मैं एक ज़मीन खरीदता हूँ या मैं एक ज़मीन बेचता हूँ, तो उसपे फेडरेशन लेवल के ऊपर, प्रोविंशियल लेवल के ऊपर और कोई अगर और टैक्सेस है, तो वो क्या-क्या आएँगे? अली बात ये है, ये इतनी कॉम्प्लेक्स टैक्सेशन का मैकेनिज्म है, कोई यूनिफॉर्मिटी नहीं है। हालांकि रियल एस्टेट को टैक्स करने का इख्तियार सिर्फ प्रोविंसेस के पास है आफ्टर 18th अमेंडमेंट, बट क्योंकि फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू है,
उनकी अपनी रिजर्वेशंस हैं और वो चाहते हैं, उन्होंने एडवांस और विद होल्डिंग टैक्सेस के नाम पे अपनी 1.5 इंच की मस्जिद अलग बनाई हुई है। आप अगर कोई प्लॉट परचेज करते हैं, घर परचेज करते हैं, उस पर फेडरल टैक्स अलग लगेंगे जो कि डिफरेंट है, मतलब लाइक उनकी वैल्यूएशन आज की तारीख में अगर उसकी वैल्यू 5 करोड़ रुपए तक की है तो 3% है, 5 करोड़ से 10 करोड़ के दरमियान है तो 3.5% है, 10 करोड़ एंड अबव है तो 4% आप पे करेंगे 236K एज ए एडवांस टैक्स एज ए बायर। ठीक है। और अगर आप सेलर हैं तो यही स्लैब है फॉर में, ये हम बात कर रहे हैं फाइलर के लिए। ठीक है। और सेम स्लैब 236C के लिए भी है। और फिर उसके बाद एक मिरेकल होना स्टार्ट होता है कि अब लेट फाइलर है आप। ये पिछले बजट में एक नई टर्म यूज की इन्होंने, जस्ट टू मेक मनी। आपके पास डाटा अवेलेबल था, आपने देखा अली एहसन ने पिछले साल टैक्स रिटर्न लेट जमा करवाई है, उसकी बेस पे आपने एकदम अनाउंस किया कि जी अब आप लोग लेट फाइलर और आपकी टैक्सेशन डबल हो गई। आप जिस कैटेगरी में फॉल करते हैं, आप 3% में फॉल करते हैं तो वो 6% हो गया, 3.5 में फॉल करते हैं 7% हो गया, 4 में करते हैं तो 8% हो गया। हम इससे पहले एक रोना रो रहे थे कि नॉन फाइलर वाला अजाब है, ये लेट फाइलर आ गया और नॉन फाइलर के लिए आपने स्टेट 10% कर दिया हुआ है। बेसिकली नॉन फाइलर का कॉन्सेप्ट पूरी दुनिया में नहीं है। हम ये एग्री करते हैं, नॉट द स्पोक्स पर्सन फॉर नॉन फाइलर्स, कि आप पूरी दुनिया में देख लें, बिल्कुल यहाँ पे हर आदमी को टैक्स पे करना चाहिए, फाइलर बनना चाहिए। बट आपने जो मैकेनिज्म आप ले आए हैं FBR, मैं समझता हूं इस मुल्क के 80% मसाइल, इकोनॉमिक मसाइल की वजह FBR है। उसकी पॉलिसीज जो भी वो ड्राइव करते हैं, उसका प्रॉब्लम ये है वो किताबें पढ़ते हैं और इम्प्लीमेंट कर देते हैं, ग्राउंड पे उनका एक्सपीरियंस नॉलेज जीरो है। हाँ, और ये ट्रेडिशनली एरिया भी दी ना FBR का, जो प्रॉपर्टी के मैटर्स है वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट के अंदर आ रहे हैं, तो आपके ख्याल में प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स को जो है इसके अंदर लीड लेनी चाहिए, आप ऐसा ही कह रहे हैं? पर्टिकुलरली पर्सनली वैल्यूएशन के मैकेनिज्म पे। ठीक है। और उसके अलावा जो डेवलपमेंट ऑफ द सेक्टर के बारे में हम बात करें, अब हमने देखा था कि एक बूम आया रियल एस्टेट के अंदर, डेवलपर्स का भी काम बढ़ा, कंस्ट्रक्टर्स का भी काम बढ़ा, और उसके बाद ये जो है अर्ली 2020s के अंदर जब कोविड की क्राइसिस भी आई और इकोनॉमी के अंदर भी बहुत ज़्यादा मेजर्स लिए गए उसको स्लो डाउन करने के, तो तब से ये सेक्टर भी कुछ क्राइसिस के अंदर है। तो आपका क्या ख्याल है इस क्राइसिस के बीच पीछे क्या रीजंस है? अली बात ये है, आप अगर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब का टेन्योर देखें ना, जब वो 2018 में आए तो आते साथ उनका भी यही माइंडसेट था कि रियल एस्टेट को अंडर स्ट्रेस रखा जाए, अली साहब प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट मत करें, कोई फैक्ट्री लगाएं, कोई बिजनेस करें जिससे मुल्क की इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट होगा। बट 2 साल वो इस चीज को लेकर चले और 2 साल के बाद उनको गलती का एहसास हुआ। मैं दोबारा कह रहा हूँ, गलती का एहसास हुआ और अगेन उन्होंने एक कंस्ट्रक्शन पैकेज इंट्रोड्यूस करवाया। बेसिकली मैंने जैसे अपने स्टार्ट में बताया आपको, एक माइंडसेट है हमारे पास पाकिस्तान में जो एंटी हाउसिंग, एंटी कंस्ट्रक्शन, एंटी रियल एस्टेट काम करता है और ये बयानिया पेश करने की कोशिश करता है कि ये नॉन प्रोडक्टिव सेक्टर है। ठीक है, मैं इससे पार्शली एग्री करता हूं और वो भी इस हद तक एग्री करता हूं कि गवर्नमेंट की नालायकियों की वजह से, अबारों की नालायकियों की वजह से जो सेगमेंट है नॉन प्रोडक्टिव वाला, वो वाकई ही ऐसे हो जाता है। जब एक सोसाइटी कोई भी इंट्रोड्यूस होती है, XYZ टाउन है, XYZ इनक्लेव है, XYZ कोई भी नाम है, जो भी जगह है, उसके पास लैंड ही 100-200 कनाल है और वो 10,000 20,000 प्लॉट बेच देता है, तो ये अदारे सोए हुए हैं। मतलब आप किसी बड़ी रोड पे चले जाएं, आप इनके होर्डिंग्स देखें, आप शाम 5 बजे के बाद टीवी ऑन करके देखें तो सिवाय आपको डेवलपर्स के ऐड के अलावा कुछ नजर नहीं आता। मतलब मैं एक अभी पिछले दिनों प्रोग्राम देख रहा था, नो नेम, गुजर खान के पास एक सोसाइटी लॉन्च हुई है, टोटल 700 कनाल जमीन थी, 50,000 प्लॉट को बेच चुका है
50 करोड़ रुपए की मीडिया कैंपेन लॉन्च की उसने। तो मतलब किधर से सब बता रहे? आम आदमी, एहसन अली साहब, जब वो मीडिया कैंपेन देखते हैं, और उससे ज्यादा तब अट्रैक्ट होते हैं जब हमारे उसमें लेजेंड्स पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं। ठीक। ठीक है कि जी बिल्कुल बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट है, आप करें, मैंने भी लिया है, आप भी लें, फैमिली को भी लेके दें। तो बेसिकली आपको एक मैकेनिज्म लेकर आना है, जैसे दुनिया में रियल एस्टेट कंट्रोल्ड तरीके से चलती है। वो भी मैं एग्री करता हूं कि वहां पे कैश का कॉन्सेप्ट नहीं है। वहां पे 95% प्रॉपर्टीज मॉर्टगेज पे होती हैं। ठीक है, हमारे यहाँ 99% प्रॉपर्टीज कैश ट्रांजैक्शन पे होती हैं। इतनी बड़ी ट्रांजैक्शंस कैश पे होना, ये कैसे पॉसिबल है? इतना ज्यादा कैश लोग जो है वो सर्कुलेट करते हैं मार्केट के अंदर। ये सारा ऑफ द बुक्स चल रहा है। ऑफ द बुक भी चल रहा है, प्लस 75-76 सालों से हमने अपनी ग्रे इकोनॉमी, अनडॉक्यूमेंट इकोनॉमी को स्पेस नहीं दी है। ठीक है। नो नाम निहायत हमने 2-4 एमनेस्टी स्कीम्स अनाउंस जरूर की हैं, बट लोगों का माइंड सेट है कि हमारी हार्ड अर्न मनी है, हम इस पे एक्स्ट्रा पैसे पे क्यों करें। ठीक है। ठीक है, तो आपको अब तो ये माहौल नहीं है क्योंकि आप IMF प्रोग्राम में हैं, पॉसिबल नहीं है, लेकिन आपको जब भी स्पेस मिले आपको लोगों के लिए सहूलतें देनी चाहिए, ताकि ये जो ग्रे इकोनॉमी है, अनडिक्लेयर्ड अमाउंट है, इसको स्पेस मिले, ताकि आपकी चीजें रजिस्ट्रेशन की तरफ जाएं। जिसको हम अनडॉक्यूमेंटेड ग्रे मनी कहते हैं, उसको गवर्नमेंट जब हमारे अगेंस्ट बात करती है, काला धन बोलती है, ब्लैक मनी कहती है, रियल एस्टेट में पार्किंग बोलती है, तो वो हर एक के पास अपने टूल्स हैं। अच्छा, तो अभी आप टास्क फोर्स के अंदर हैं, आप मुझे बताएं कि आप किस तरह का सिस्टम चाह रहे हैं? आप क्या तब्दीलियां चाहते हैं? हम ये चाहते हैं अली साहब, इमीडिएटली जो चीज पॉसिबल है इस वक्त पाकिस्तान में, जब फेटफ आया था तब एक SBR के अम्ब्रेला के नीचे ही एक डायरेक्टरेट बना जिसको कहा गया DNSBP, डेजिग्नेटेड नॉन फाइनेंशियल बिजनेसेस एंड प्रोफेशंस, जिसमें रियल एस्टेट एजेंट, डेवलपर्स, बिल्डर्स और डेवलपर्स और मनी चेंजर थे, और एक और बिजनेस था जिसको फेटफ ने शर्त लगाई कि इनको आप रेगुलेट करें। तो उसके लिए पाकिस्तान में जितने लोग इस बिजनेस से जुड़े हुए थे उनकी रजिस्ट्रेशन कंपलसरी कर दी गई। हम ये समझते हैं कि इमीडिएटली DNSBP एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसके थ्रू आप चीजों को रेगुलेट कर सकते हैं। अच्छा। वैसे तो IK के दौर में एक रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी का एक बिल पास हुआ पड़ा हुआ है सेनेट से, नेशनल असेंबली से, 2022 का, बट वो इम्प्लीमेंट नहीं हो पा रहा। ठीक। क्योंकि वो किसी बाबू के दराज में है और उस बाबू के हाथों में ताकत नहीं है कि वो बाहर निकाले। बट उसका प्रॉब्लम ये है कि उसकी जो लिमिट्स हैं, बाउंड्रीज हैं, वो सिर्फ इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी तक हैं। डेफिनेटली। प्रोविंसेस उसमें इन्वॉल्व नहीं है। तो अगर हम अगेन को आधा तीतर आधा बटेर करना चाहते हैं तो आपको एक ऐसी चीज इंट्रोड्यूस करवाने की जरूरत है जो पूरे पाकिस्तान में एप्लीकेबल हो सके, और वो मेरे ख्याल में, मेरे एक्सपीरियंस के मुताबिक, वो इमीडिएटली अगर आप चीज़ों को रजिस्टर करना चाहते हैं तो DNSBP इज अ प्लेटफॉर्म जिससे आप पूरे पाकिस्तान में, आपके सेटअप भी अवेलेबल हैं, ऑफिसेज भी अवेलेबल हैं, मैन पावर भी है, सिर्फ उसको स्ट्रेंथन करने की जरूरत है, प्लस उनको मैन पावर और लॉजिस्टिक्स प्रोवाइड करने की जरूरत है। नहीं, तो आप कह रहे हैं कि जो आपके सारे क्योंकि प्रॉपर्टी जो है वो तो इंडिविजुअल्स के नाम पे काफ़ी दफ़ा आपको मिलेगी, तो प्रॉपर्टी सेल करने वाले रियल एस्टेट एजेंट्स जो हैं, जो उसमें इंटरमीडियरी का रोल प्ले कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि उनको रजिस्टर होना चाहिए। आप कहते हैं कि डेवलपर्स को रजिस्टर होना चाहिए। नहीं, ये मैं नहीं कहता, ये फेटफ ने कहा था। ठीक है, और आप उसको बैक कर सपोर्ट करें। और तीसरा आप कह रहे हैं कि ये कंस्ट्रक्शन सेक्टर वाले सर्विस प्रोवाइडर्स को भी रजिस्टर होना, तो इससे क्या फ़र्क पड़ जाएगा? इससे अब आपने एक और बात की कि अथॉरिटी जो है वो बनाई जाए
शायद नेशनल लेवल पे सोच रहे होंगे आप। तो इसके बारे में थोड़ा-सा बताएँ कि इस अथॉरिटी के आने की वजह से सिस्टम के अंदर क्या इम्प्रूवमेंट आ जाएगी? क्या वो प्लॉट्स जो गलत नामों पे लिखे हुए हैं, जिन पे कब्ज़े हुए हुए हैं, जिसके अंदर गवर्नमेंट ऑफिसर्स इन्वॉल्व्ड हैं, उनकी आगे पीछे करने में और डिस्प्यूट्स को एक्सटेंड करने में, ये कैसे ठीक होगा? ये और डिजिटाइज़ेशन के हवाले से भी अब बात होती है कि रिकॉर्ड को डिजिटाइज़ किया जाए। इससे क्या ये फंडामेंटल प्रॉब्लम्स रिज़ॉल्व हो जाएँगे? अली, मैंने आपसे भी जैसे पहले स्टार्ट में कहा, हमारा प्रॉब्लम ये है कि हमारा रेगुलेटर कोई नहीं। आपका कोई इशू है, कहाँ जाएंगे, किसके पास जाएंगे आप? तो कोर्ट सिस्टम जो हज़ारों सालों से लैंड के मामलात के ऊपर तो 25-30 साल आप वेट करें, फिर आपका बच्चा केस लड़ लेगा, आप दाखिल कर देंगे, उसका फैसला आपका बच्चा सुन लेगा। क्या फैसला होता है? ऐसे ही हो रहा है एक अक्सर तो। ऐसे ही हो रहा है ना। तो अगर आपने रिफॉर्म्स लेकर आनी है, तो आपको इमीडिएटली कोई एक अदारा बनाना है जो इन चीजों को टेकअप करे। अभी हमारे मसाइल क्या हैं? अभी जैसे मैंने आपसे कहा, एक सोसाइटी है, 200 कनाल जमीन है, 20,000 प्लॉट बेचता है। इसको चेक करना किसका काम है? ठीक है, आप कह रहे हैं इनको इनको जो है इमीडिएटली तो दो ही अदारे, हाँ। एक एफबीआर और सेकंड बोर्ड ऑफ रेवेन्यू। मतलब जिस भी डिस्ट्रिक्ट में कोई सोसाइटी लॉन्च हो रही है, उसका एनओसी है या नहीं है, वो सेल हो रही है, तो उस एरिया का जो एडिशनल डिप्टी कलेक्टर रेवेन्यू, एडीसीआर, ही इज रिस्पॉन्सिबल। सेकंड पर्सन इज आरटीओ ऑफिस, रीजनल टैक्स ऑफिस और एफबीआर, कि मतलब उसकी नाक के नीचे, मतलब इस वक्त मैं आपको टैक्स से गिनवा सकता हूँ सोसाइटीज के नाम जिनकी एफबीआर वैल्यूएशन ही नहीं है। हुँ। वैसे आप, एफबीआर पूरे पाकिस्तान का मामा बना होता है, हम वैल्यूएशन करेंगे। मतलब आपका कंपैरिजन जब बोर्ड ऑफ रेवेन्यू से किया जाए, तो आप तो की जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं एक लाहौर की, आप तो उसका 25% भी केटर नहीं करते जो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू करता है। नहीं, आप क्या कह रहे हैं कि जो मेन इश्यू है वो यही है कि ओवर सेलिंग ऑफ प्लॉट्स हो रही है, या इससे ज़्यादा फंडामेंटल इश्यूज जो है वो इस सेक्टर को फेस हो रहे हैं? ये तो ठीक है, ये एक हम देखते हैं कि एक किस्म का फ्रॉड है, जिसके अंदर एक हाउसिंग सोसाइटी बनती है, कहती है हमारे पास 400 प्लॉट्स की जगह है, लेकिन वो बेच देती 800 है फिर। तो चलें, वी अंडरस्टैंड कि ये एक किस्म का फ्रॉड होता है और ये हो भी नहीं सकता विदाउट द मिली-भगत ऑफ गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के। बिल- लेकिन क्या ये हमारा मेन प्रॉब्लम है? नहीं, ये प्रॉब्लम की इब्तदा है, अच्छा। ये इब्तदा है। बात ये है, फर्ज कर लें आप उन खुशकिस्मत लोगों में से हैं जो 400 में हैं, जिनका प्लॉट आपको 4 साल के बाद, पेमेंट प्लान के बाद आपको वो प्लॉट डेवलप होके मिलना था, या आपने जो फ्लैट बुक करवाया, हुँ। वो फ्लैट आपको 4 साल के बाद डेवलपर ने हैंड ओवर करना था, या बिल्डर ने आपको हैंड ओवर करना था। हुँ। तो हमें तो नजर आता है 5 साल के बाद तो वहां पे खड्डा मारना शुरू करते हैं। पहले वो आपके पैसे को यूज करता है। हाँ। दुनिया में ये कॉन्सेप्ट नहीं है। दुनिया में एस्क्रो अकाउंट है कि बिल्डर डेवलपर का एक अकाउंट गवर्नमेंट के अदारे के साथ जॉइंटली ऑपरेट होता है, कि जो काम आपने शुरू करना है, जो जरूरत है, उसके मुताबिक आप पैसे निकाल सकते हैं। हमारा डेवलपर बिल्डर पहले बुकिंग करता है, सबसे पहले अपना लिविंग स्टैंडर्ड ऊपर करता है, हुँ। पहले पैसे खुद इस्तेमाल करता है, आधे पैसे वो बाहर ट्रांसफर करता है। इस्लामाबाद में ऐसी कितनी एग्जांपल्स हुई हैं अभी रिसेंटली। हुँ। लेकिन आप देखें अगर हिस्टोरिकली पाकिस्तान में रियल एस्टेट डेवलपर्स हो गए, कंस्ट्रक्शन वाले हो गए, इनकी प्रोजेक्ट डिलीवरी बुरी नहीं है, इनफैक्ट काफ़ी डिसेंट है और ये अपने काम जो प्रॉमिस करते हैं करके देते हैं नॉर्मली। आई डोंट थिंक दिस इज द मेजॉरिटी ऑफ द केस। नहीं 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 अली साहब, एक्सेप्शन तो कहीं पे डिस्कस नहीं होती ना। ठीक है, एक्सेप्शंस को तो आप एग्जांपल नहीं सेट कर सकते। तो आप कह रहे हैं कि ये देखिए, मैं बात कर रहा हूँ कि अगर आप 2-4 अच्छे डेवलपर बिल्डर की बात कर रहे हैं, तो उनको तो माइनस कर देना। मेजॉरिटी क्या है? मेजॉरिटी ये है कि आप 10-10 साल, 20-20 साल वेट करें, पेमेंट आपने दे दी है, कभी आपको एक प्लॉट मिलता है, फिर उसके इन लिeu में वो कैंसिल हो गया, दूसरा मिलता है, तीसरा मिलता है। ये हमारी टास्क फोर्स में भी ये डिबेट हुई। हमने कहा कि प्लीज एक ऐसा मैकेनिज्म भी होना चाहिए कि अगर एक एक्स सोसाइटी या बिल्डर ने आपको एक फ्लैट अली को अलॉट किया है, विदाउट हिज कॉन्सेंट वो चेंज नहीं होगा। अच्छा। मतलब आपको एक प्लॉट अलॉट किया उन्होंने, और उसके बाद
फेस वो फेसिंग पैर था प्लॉट, आपने शायद उसके ऊपर प्रीमियम पे किया हो। ठीक है, अगर प्लॉट आपका कॉर्नर था, आपने उसका एक्स्ट्रा प्रीमियम पे किया हो। ठीक है। ठीक है, बट एक दिन पता चलता है कि उसके सामने जो पार्क था वो तो उन्होंने कमर्शियल प्लॉट कर दी। आई सी अब मुझे बात समझ आ गई। लेकिन मतलब डिफरेंट हाउसिंग स्कीम्स के टर्म्स एंड कंडीशंस में ये चीज़ें लिखी होती होंगी कि हम एक दफ़ा आपको अलॉट हो गया तो फिर चेंज नहीं होगा, या अगर कोई सर्कमस्टेंसेस राइज करते हैं तो चेंज हो जाएगा। अब अगर आप इसको इस तरह सोचें कि डिफरेंट हाउसिंग सोसाइटीज़ डिफरेंट कस्टमर इनकम लेवल्स को जो है वो टारगेट कर रही हैं, तो डेफिनेटली जहाँ पे प्राइसेस कम होंगी उधर शायद थोड़े से रूल्स को लूज होना पड़ेगा। डेवलपर भी जो है ही हैज़ टू मेक श्योर कि वो प्रोजेक्ट जो है वो विद इन मीन्स जो है वो डेवलप करके दे। तो चीज़ें कभी-कभार बदल जाती हैं लंबे प्रोजेक्ट्स में, ऐसा नहीं है क्या? नहीं नहीं अली भाई, ऐसे रूल तो नहीं हो सकता ना कि एक अमीर आदमी के लिए अलग रूल है, गरीब आदमी के लिए अलग रूल है। बात यह है कि एक छोटी सोसाइटी है तो उसका मालिक ऐसे नहीं कर सकता, तो बड़ी सोसाइटी का मालिक ऐसे कर सकता है। क्यों भाई? बात ये, मैंने एक प्लॉट नक्शे पे देख के लिया और मैंने ये ज्यूम किया कि इसके सामने पार्क है, ठीक है, और मैंने उसका प्रीमियम भी पे किया। और हमारे यहाँ ड्रामेबाजी ये है अली भाई, हमें सबसे पहले एक डॉक्यूमेंट इशू कर दिया जाता है प्रोविजनल ट्रांसफर के नाम, जी। ठीक है, और वो जो प्रोविजनल लेटर है उसको लेके हम घूमते रहते हैं। हम चीजों को एक ट्रू मैकेनिज्म की तरफ नहीं लेके जाते, जहां पे आप ये कहें कि कंज्यूमर ओनर का इंटरेस्ट भी लुक आफ्टर हो। आम आदमी जूतियां घिस जाती हैं यहाँ पे उसके सोसाइटियों में चक्कर लगा लगा के, और एंड पे वो कहता है अच्छा यार ये दे दो, मुझे मिल जाए सही, मैं अपनी छत डाल दूं। अच्छा, मुझे चलो छत के बारे में आपने बात की, मुझे ये समझाएँ कि पाकिस्तान में हाउसिंग सोसाइटीज़ के आने के बाद एटलीस्ट मिडल और अपर मिडल क्लास हाउसिंग जो है, उसमें तो हम देखते हैं कि ग्रोथ डेवलपमेंट हुई है। ये जो लोअर इनकम ग्रुप के लिए हाउसिंग जो है, ये एक बहुत बड़ा सेगमेंट है, इसके अंदर बहुत सारे पैसे होंगे कमाने के, नो डाउट। ये क्यों नहीं डेवलप हो पा रहा? इसमें क्या हिंड्रेंस आ रही है? हाउसिंग क्यों नहीं इम्प्रूव होती? हाउसिंग इस इंप्रूव नहीं होती कि हमारे यहाँ कुछ चेक एंड बैलेंस नहीं है। अभी इस वक्त आपका जितना भी इस्लामाबाद है वो अगर आपने नोट किया हो एक्सपैंड हो रहा है टूवर्ड्स मोटरवे। यस, मतलब मोटरवे पे टिल चक्री तक, नो नेम, आप राइट लेफ्ट पे देखें सिवाय सोसाइटीज के और कुछ भी नहीं है। बिल्कुल। और अच्छे नाम भी हैं उसमें, अच्छी डेवलपमेंट भी है, और बहुत अच्छा काम कर रही। बट प्रॉब्लम ये है कि एक आम आदमी जो पाक सेक्रेटरीट में मुलाजिम है, नायब कासिद है, क्लर्क है, उसके लिए वहां से पे रहना और उसकी ट्रेवल कॉस्ट बेयर करना मुमकिन ही नहीं है। ठीक है, गवर्नमेंट को ये चाहिए, जैसे दुनिया में चीजें प्लान होती हैं कि यार इस एरिया में ये पोटेंशियल है, इसमें ये ग्रोथ हो सकती है, इसमें मैक्सिमम इतनी आबादी रह सकती है, उसके मुताबिक तमाम चीजें डाली जाती है। जैसे अभी हम इस्लामाबाद में बैठे हैं, बहुत अच्छी प्लानिंग है सीडीए के सेक्टर्स की, मतलब हर सेक्टर में आपको 2 पेट्रोल पंप मिलेंगे, मस्जिदें मिलेंगी, स्कूल हैं, आपको हर चीज प्लान तरीके से मिले। हाँ, लेकिन आप देखें इस चीज़ को भी कि इस प्लान के अंडर इन्होंने वर्कर्स के लिए कोई जगह नहीं बनाई, और उसकी वजह से अब हमारे पास ये बस्तियाँ या स्लम्स जिसको कहते हैं, ये वाली जो है आबादियाँ बढ़ गई हैं। सो आप देखेंगे कि F7 में भी एक फ्रेंच कॉलोनी के नाम से है, जो बिल्कुल एक अच्छी आबादी है जिसके अंदर गलत-गलत गैस लगी हुई है। तो ये सेगमेंट जो है ये पूरा नहीं कर पा रही गवर्नमेंट। आप क्या कहते हैं कि ये जो आशियाना हाउसिंग स्कीम है, या इमरान खान के टाइम पे जो आई थी, एक स्कीम आई थी, पता नहीं क्या नाम था उसका, ये मेरा घर मेरा जी। जी। ये यू थिंक दीज़ आर गुड स्कीम्स, या ये प्राइवेट सेक्टर लेड ग्रोथ होनी चाहिए इसके अंदर भी? एक तो ये प्राइवेट सेक्टर के थ्रू होनी चाहिए। गवर्नमेंट का काम ही नहीं है कि वो कारोबार करे, गवर्नमेंट का काम है डेवलपर बिल्डर को फैसिलिटेट करे, ठीक है। और चेक एंड बैलेंस करे कि वो शरारतें मत करें। ठीक है। ठीक है, सेकंड चीज अभी मैं आपको बताऊं, ये हमारी टास्क फोर्स में ये चीज आई, और दुनिया में ये चीज है कि आपकी जो मेन सिटी सेंटर्स हैं उसकी सराउंडिंग्स में अभी यहाँ पे जो अलाउ है कंस्ट्रक्शन, वो ग्राउंड+1 है। ठीक। तो हमने टास्क फोर्स में ये रिकमेंड किया है कि इसको ग्राउंड+2 किया जाए, एक स्टोरी एक्स्ट्रा डाली जाए। ठीक। तो अब वो जो घर का ओनर है उसके पास स्पेस अवेलेबल होगी, चाहे वो उसको खुद यूज करे या वो उसको रेंट पे दे दे। तो आप
एज्यूम करें कि कितने नए घर बन सकते हैं जो आपकी इस्लामाबाद की विसिनिटी में अवेलेबल हो जाएंगे। और जहां तक रही बात सोसाइटीज की, तो मैं ये समझता हूँ गवर्नमेंट को एक मैस ट्रांसपोर्ट का मैकेनिज्म अनाउंस करना चाहिए फ्रॉम चक्री टिल इस्लामाबाद मेन पॉइंट्स, मेट्रो जहां पे लिंक हो रही हैं वहां पे, ताकि आपका इस्लामाबाद से क्राउड भी कम हो। मेट्रो के फॉर्म में इस्लामाबाद रावलपिंडी में ये चीज़ सहूलत अवेलेबल है, और कुछ नहीं तो एटलीस्ट जो मरी रोड के रेजिडेंट्स हैं वो डाउनटाउन इस्लामाबाद सेक्रेटेरिएट तक आकर अपनी नौकरियां शौकरियां कर सकते हैं, मैनेज कर लेते हैं। मैनेज कर लेते हैं। तो आई आई कैन अंडरस्टैंड जो आप बात समझा रहे हैं, लेकिन फिर मैं इस चीज़ को रिपीट करूंगा कि लो कॉस्ट हाउसिंग अवेलेबल क्यों नहीं हो रही, गवर्नमेंट क्यों ये स्पेस नहीं क्रिएट कर पा रही। देखें, इधर इस्लामाबाद में भी ब्लू एरिया के अंदर हमारे पास बहुत सारी बिल्डिंग्स हैं जैसे कि हम जिसमें बैठे हुए, जो अब बहुत पुरानी हो गई हैं, 30 साल पुरानी हुई, 40 साल पुरानी हुई, ना इनको मेंटेन किया जाता है, ना इनको इम्प्रूव किया जाता है। जो अगर कोई पोटेंशियल है इस ब्लू एरिया के सेक्शन में, तो वो न्यू ब्लू एरिया की है, जहाँ पे नई बिल्डिंग्स की इजाज़त दे दी है। फिर अपार्टमेंट्स लो कॉस्टिंग हाउसिंग के अंदर बड़ा हेल्प करते हैं, जहाँ पे कंजेस्टेड एरियाज़ होते हैं। तो ये हम क्यों नहीं इस मूवमेंट, ये क्लियर अपॉर्च्युनिटीज़ हैं, पैसे कमाने के रास्ते भी हैं, लेकिन हमें नज़र नहीं आ रहा कि गवर्नमेंट जो है वो ये आउटकम लेकर आ पा रही है। अली, मैं आपको एक बात बताऊं, मैं डिफरेंट फोरम पे ये बात कह चुका हूं कि आज तक जितने प्रोजेक्ट्स अनाउंस हो चुके हैं, आज की डेट 4 फरवरी 2025, आज आप बैन लगा दें, नो मोर सोसाइटी, नो मोर बिल्डर प्रोजेक्ट, नो मोर नथिंग, तो हम 50 सालों में भी जो अनाउंस हुए हुए प्रोजेक्ट हैं इनको फुलफिल नहीं कर सकते। अच्छा, ये क्यों कह रहे हैं आप? ये मैं इस वजह से कह रहा हूं कि हमारा काम फोकस ही नहीं है डेवलपमेंट के ऊपर। हम सोसाइटी पेपर्स में लॉन्च करते हैं, हम वहां पे लॉन्च करने के बाद पैसा इकट्ठा करते हैं और पैसा लेके बाहर मूव ऑन हो जाते हैं, और बाद में जो मेंबर्स हैं वो यहाँ पे जलील हो रहे होते हैं। हुँ। जब तक हमारे यहाँ एक प्रॉपर मैकेनिज्म नहीं आएगा कि किस एरिया में कितनी रिक्वायरमेंट है, इस वक्त पाकिस्तान में सबसे आसान और मेकिंग मनी लाइक नथिंग, दैट इज रियल एस्टेट। अच्छा। आप जमीन एकड़ों में खरीदते हैं और मरलों में बेचते हैं, मतलब आपकी प्रॉफिट मार्जिन इतने हाई हैं हुँ। कि आपको, मैंने जैसे भी पहले बताया कि 50 करोड़ रुपए की आप मीडिया कैंपेन लॉन्च करते हैं, तो मतलब ये क्या है? मैं और इनमें से कोई भी घर से तो पैसे लेकर ही नहीं आता कि वो पल्ले से 50 करोड़ रुपए लगा दे या होल्डिंग के पैसे लगा दे। लोगों का, मेरा, आपका पैसा इकट्ठा होता है जो आगे जाता है। नहीं, मैं आपकी बात समझ रहा हूँ, लेकिन जो काम करते हैं फिर रियल एस्टेट वाले, वो ये करते हैं कि ऐसी प्रॉपर्टीज जो डिस्ट्रीब्यूटेड हों, सेपरेटेड हों, उनको जोड़ पाते हैं। उनके बीच में काफ़ी दफ़ा डिस्प्यूट्स होते हैं, पूरे-पूरे गाँव को इकट्ठा करके ये उनसे ज़मीन खरीद पाते हैं। अदरवाइज़ ये ज़मीनें जो है ये किसी के लिए खरीदने के लिए अवेलेबल ना हो, उनकी वैल्यू जो है वो ज़ीरो। तो डेफ़िनेटली इनका कोई रोल तो है। ये जो है कंसोलिडेट करके चीज़ें जो है वो तैयार करते हैं फॉर कंज्यूमर। ऐसे नहीं है कि एक बहुत आसान काम जो है वो कर रहे हैं। क्या आप ये नहीं समझते? आप मुझे, अब नाम आपके मैं प्रोग्राम में नहीं लेना चाहता। मैंने तो कहा हम एक सेक्शंस को डिस्कस नहीं कर रहे। मेजॉरिटी आप देखें, आप मुझे बता दें कौन सा लॉन्च हुआ है, किस टाइम पीरियड में लॉन्च हुआ, और एड उसकी स्टैंडिंग क्या है, वो कहाँ पे खड़ा। सर, बात इसमें कोई शक नहीं, इट्स अ टफ जॉब कि लैंड इकट्ठी करना, बाय करना, बट आपने मेरा पॉइंट नहीं पिक किया कि जमीन खरीदते आप एकड़ों में हैं, 1 एकड़ में 8 कनाल होते हैं, और बेचते आप 5 मरले का प्लॉट करके हैं। तो आपकी जो कॉस्ट है, वो मैं बोलना नहीं चाहता, वो अच्छा नहीं लगता, मतलब ठीक है, हर एक का अपना स्टाइल है, बट गवर्नमेंट को अपनी आंखें खोलनी चाहिए, और जो लोग इसमें इन्वॉल्व हैं उनको सॉर्ट आउट करना चाहिए गवर्नमेंट को, स्पेशली एसबीआर को, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को। आप ये कहें कि इनकी मर्जी के बगैर ही होता है, तो ये नामुमकिन बात है, ये पॉसिबल ही नहीं है। तो हमें सिर्फ इतना चाहिए कि गवर्नमेंट इस सेक्टर को रेगुलेट करे, और सिर्फ इस तरीके से रेगुलेट करे कि
लोगों को वो फैसिलिटेशन लगे, इरिटेशन ना लगे। मतलब ऐप एक से एक नई इस्तेलाह एफबीआर इंट्रोड्यूस कराता है, शायद आपने लेटेस्ट अभी सुना हो। अब हम नॉन फाइलर, फाइलर, लेट फाइलर की कैटेगरी से बाहर निकल रहे हैं। अब हम जा रहे हैं एलिजिबल एंड नॉन एलिजिबल की कैटेगरी में। मतलब कमाल ये है अली साहब कि अली साहब नॉन फाइलर है पाकिस्तान में, आपके पास XYZ अमाउंट है, ठीक है, आप पाकिस्तान में प्रॉपर्टी परचेज नहीं कर सकते, आप दुबई में कर सकते हैं, आप सऊदी अरब में कर सकते हैं, आप लंदन में कर सकते हैं, आप मैनहट्टन में कर सकते हैं, आप ऑस्ट्रेलिया में कर सकते हैं, आप नॉन फाइलर हैं, बट आप पाकिस्तान में नहीं बाय कर सकते। ठीक है। तो मतलब यार ये सारा मतलब क्या इनका दिमाग है और इनकी क्या वर्किंग है। नहीं, सो आप लेट मी गेट दिस स्ट्रेट, आप नॉन फाइलर्स को एलिजिबल रखना चाहते हैं, नहीं रखना चाहते? सर मैं ये चाहता हूं कि आप देखें, वो कहते हैं कि हम अलाउ करते हैं कि एक नॉन फाइलर 1 करोड़ रुपए तक की प्रॉपर्टी परचेज कर ले, ठीक। ठीक है, मैं तो इसके लिए खिलाफ हूं। अगर आप मेरी बात पूछें तो मैं ये कहता हूं कि भाई आप उसको अलाउ करें। ठीक है, अली साहब 1 करोड़ क्या 10 करोड़ की प्रॉपर्टी परचेज करें, सही है। ठीक है, तो भाई उसके बाद अली साहब से पूछ लेना कि भाई ये 10 करोड़ रुपए कहां से आए हैं। मतलब उन्होंने सीडीए में एक प्लॉट खरीदा, D12 में खरीद लिया, E12 में खरीदा, वटएवर जहां पे भी खरीदा, आपके नाम पे ट्रांसफर हो गया, आपने जो भी टैक्सेस थे वो पे कर दिए हैं। उसके बाद क्या एफबीआर आपसे पूछ नहीं सकता कि भाई अली साहब ये आपने 10 करोड़ रुपए का प्लॉट खरीदा है, मेरे रिकॉर्ड में तो आप एक बिल्कुल फारिग आदमी हैं, ना आप कोई कारोबार कर रहे हैं ना कुछ कर रहे हैं, तो भाई ये बता देंगे पैसे कहां से आए हैं। ठीक। ठीक है, हम इस मैकेनिज्म पे नहीं जाते, हमने एक ऐसा फ्रॉड का मैकेनिज्म पाकिस्तान में लगाया हुआ है कि एक प्रॉपर्टी, आप सेलर हैं, आप कहते हैं मैंने 1 करोड़ की बेची है, मैं बायर हूं, मैं कहता हूं मैंने वो 40 लाख की खरीदी है, आप 1 करोड़ का टैक्स पे करते हैं, मैं 40 लाख का टैक्स पे करता हूं, और ये अंधे, इनको समझ नहीं आती है। ठीक। मतलब ये अजीब अजीब तो जी हाथ निकालते हैं, हम ऐसे कर दें, हम वैसे कर दें। ओ भाई अपना मैकेनिज्म ठीक करो, अल्लाह के नेक आपको मुझे ये बात बताएं कि अगर अगर वैल्यूएशन जो है इतना बड़ा मसला है, और वैल्यूएशन जो है एक ऐसी चीज़ की जो ओवर द लॉन्ग टर्म जो है वो शायद बिल्कुल 100% प्रिडिक्ट भी नहीं की जा सकती। रेडियो तो है नहीं, या कोई जूते का पीस तो है नहीं, इट्स रियल एस्टेट, पोटेंशियल के ऊपर वैल्यूएशन होती है इसकी। तो क्या फिर वैल्यूएशन के ऊपर टैक्स लगने ही चाहिए? किसी और मैकेनिज्म के थ्रू नहीं लग जाने चाहिए क्या? कोई फिक्स्ड फी लगा दें, कोई प्रोसेसिंग फी लगा दें, टैक्स इसके ऊपर वैल्यू के ऊपर कलेक्ट करना जो है, इट डजंट मेक सेंस, डज इट? बात ये है, हमारे यहाँ अली भाई एक मैकेनिज्म ये चल रहा था, और मैं अक्सर फोरम पे ये कहता रहा हूँ कि हमारा ये जो एफबीआर अदारा है, ये सिर्फ अपने गवर्नमेंट ऑफिसर्स को सपोर्ट करने के लिए वैल्यूएशन को कम रखता है ठीक। और टैक्स की परसेंटेज ज्यादा रखता है। उसकी वजह सबसे बड़ी ये है कि उसकी टैक्स रिटर्न उसको अलाउ नहीं करती कि वो 1 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी परचेज करे, उसको ये अलाउ करती है कि वो 40 लाख की प्रॉपर्टी परचेज करे। समझ गया। वो 40 लाख की प्रॉपर्टी पे 3% ले लेते हैं। हम्म। वो ये नहीं करते कि हम पाकिस्तान की इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करें, चीज़ों को डॉक्यूमेंट करें कि हम इसकी फेयर मार्केट वैल्यू 1 करोड़ रुपया करके उसको 1% कर लें। बट अभी बहुत अच्छी बात ये है कि जो टास्क फोर्स की टीम ने काम किया है उस पे किसी हद तक हम फाइनेंस मिनिस्टर को, मोहम्मद औरंगजेब साहब को, स्टेट मिनिस्टर अली परवेज मलिक साहब को, और हमारे जो चेयरमैन हैं हाउसिंग मिनिस्टर रियाज पीरजादा साहब, उनको कन्विंस करने में कामयाब हुए कि जो पाकिस्तान में टैक्सेस की परसेंटेज है इसको कम होना चाहिए एडवांस टैक्सेस के नाम पे। और शायद इसकी एक बहुत बड़ी वजह ये भी थी कि गवर्नमेंट पे आईएमएफ का भी प्रेशर था कि ये जो आप लोगों से एडवांस टैक्स लेके और हमारे सामने अच्छे बन जाते हैं, ठीक है, उनको रिफंड करते नहीं है और हमें अपनी बुक्स दिखाते हैं कि हमारे बुक्स में इतने पैसे पड़े हुए हैं। तो एक वो भी सपोर्टिंग एलिमेंट था हमारे लिए। तो अब वो सुनने में आया कि उस पर बातचीत हो रही है इंशाल्लाह ताला, और कल या परसों में शायद प्राइम मिनिस्टर से टाइम मिलेगा तो चीज़ें पॉजिटिव वे में आगे बढ़ेंगी। तो हमने एक अच्छा, आप ये कह लें, वर्केबल
एक्सेप्टेबल एक टैक्स का मैकेनिज्म बताया है, और होपफुली पब्लिक को भी पसंद आएगा, और ओवरसीज पाकिस्तानी भी इन्वेस्टमेंट उनकी डेफिनेटली आएगी, क्योंकि ये भी एक रियलिटी है अली कि पूरी दुनिया में जितना अच्छा रिटर्न पाकिस्तान की रियल एस्टेट की मार्केट देती है वो किसी ने आज तक नहीं दिया। इसकी क्या वजह? इसकी वजह एक तो ट्रस्ट एलिमेंट पाकिस्तान का लोगों का रियल एस्टेट पे, मतलब आप स्टॉक मार्केट की भी आपने स्टार्ट में बात की थी, स्टॉक मार्केट के आज भी 24 करोड़ में से 4 लाख लोग हैं जो स्टॉक मार्केट में काम करते हैं, उनको एक पीस ऑफ माइंड नहीं है, वो इसको और एंगल से देखते हैं। बट मैं समझता हूँ पिछले 1 साल में जितना पैसा जो लोग स्टॉक मार्केट में थे, दे मेड नास्की मनी। मतलब उनकी जो शेयर्स हैं डिफरेंट कंपनीज के, वो डबल ट्रिपल 4 टाइम्स गए हैं। उनके डिविडेंड बहुत अच्छे आए हैं, और 550 कंपनीज हैं। बट जो इसके पैरेलल रियल एस्टेट है, ये जो एक पीस ऑफ माइंड है ना कि एंड में मेरे पास एक 5 मरले 10 मरले 1 कनाल जमीन का टोटा अवेलेबल है, पीस ऑफ लैंड अवेलेबल है, ये लोगों को जो सुकून देता है वो स्टॉक मार्केट या कोई और बिजनेस नहीं देता। और पाकिस्तान में हम सिर्फ इसको थोड़ा सा बेहतर मैनेज कर लें, मतलब दुबई किस में चल रहा है, रियल एस्टेट पे पूरी दुनिया पैसा लेके जा रही, मलेशिया ले ले, टर्की ले ले, लोग दुनिया आपको ऑफर कर रही है आप इन्वेस्टमेंट लेकर आए, हम आपको पासपोर्ट देते हैं, हम आपको इधर तो वीजा ही मिलता नहीं है, अमेरिकन को भी 3-3 4-4 6-6 महीने उसका वीजा वो पासपोर्ट ढक लेते हैं। तो मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि हमारी क्या पॉलिसी है, हमारे क्या गोल्स हैं। हम जब तक सारी चीज़ों को रिविजिट नहीं करेंगे, बट अभी चीज़ें जितनी डिस्कस हुई हैं, मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह ताला कि कुछ सेंस प्रवेल करेगी और चीज़ें बेहतरी की तरफ चलेंगी और आसानियाँ होंगी, और रियल एस्टेट, कंस्ट्रक्शन, हाउसिंग सेक्टर चलेगा। आपके चैनल से मेरी सिर्फ इतनी रिक्वेस्ट है लोगों से कि प्लीज़ प्लीज़ जब भी आप इन्वेस्टमेंट करने लगें, अच्छी ब्रांड्स में जाएं, प्लीज फाइलों के चक्कर में मत पड़े। अच्छा ब्रांड हो सकता है थोड़ा टाइम लगा दे, 2 की जगह 4 साल लगा दे, पर आपके पैसे सिक्योर रहेंगे। ऐसे प्रोजेक्ट में मत जाएं जहां पे आप बाद में आप अपने असल वर्क को ढूंढते रहे। अच्छा मुझे बताएं, अब लेट्स गो बैक टू हाउसिंग, लो कॉस्ट हाउसिंग पाकिस्तान में कैसे प्राइवेट सेक्टर डेवलप करेगा? क्या गवर्नमेंट को जो है चीज़ें चेंज करनी पड़ेंगी कि ये पॉसिबल हो जाए? और प्रोविंशियल गवर्नमेंट का आई थिंक इसमें काफ़ी मेन रोल होगा। तो आप क्या समझते हैं कि अगर अनलॉक करना है हमने इस सेक्टर को, तो क्या चीज़ें ज़रूरी बन गई? अली, सबसे पहले अगर आप लो कॉस्ट हाउसिंग में जाना चाहते हैं, गवर्नमेंट को डेवलपर को लैंड देनी होगी, ठीक है। उसको मराहत देनी होगी, सही। उसको टैक्स एमनेस्टी देनी होगी, तो ही पॉसिबल है लो कॉस्ट हाउसिंग। सीएम पंजाब साहिबा इस पे बहुत काम कर रही हैं, उन्होंने एक डिपार्टमेंट बनाया है, पंजाब अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोग्राम। मैं वहाँ पे गया हूँ, 1-2 लोगों से मुलाकात हुई, जो उन्होंने मेरे से इनपुट मांगी वो मैंने इनपुट दी, और इससे और भी काफ़ी लोगों ने काम किया है। और हमारी बेसिक नीड भी, और जैसे भी आपने स्लम्स की बात की, चाहे वो पेरिस कॉलोनी है, इन चीज़ों को ख़त्म करके यहीं पे ऐसी श्रीलंका में, टर्की में ऐसी एग्जांपल्स मौजूद हैं, ये प्राइम लैंड्स हैं। अगर इन्हीं को अगर हम कन्वर्ट कर दें फ्लैट्स में और इनको मूव ऑन कर दें, तो बहुत बेहतर रेवेन्यू भी जनरेट हो सकता है, और उसके बाद इनका लिविंग स्टैंडर्ड भी बेहतर हो सकता है। ठीक है। तो अफोर्डेबल हाउसिंग की जहाँ तक बात है, अली, अफोर्डेबल हाउसिंग के लिए गवर्नमेंट को सिर्फ इस हद तक कंट्रीब्यूट करने की ज़रूरत है कि अच्छे लोगों को सामने लेकर आए, जिनकी अच्छी रेपुटेशन है, जिनकी डिलीवरी है, उनसे आप अच्छे प्रोजेक्ट्स करवाएं। अगर खुद इन्वॉल्व होगी, अगेन करप्शन होगी, अगेन डिले होंगी चीज़ें। मतलब हमारे यहाँ माशाल्लाह, जैसे भी आपने कहा, हमने नाम नहीं लिया, ऐसे ऐसा डेवलपर मौजूद है कि उन्होंने 2-2 3-3 साल में मतलब मिरेकल करनी है। नहीं, आप जिस तरह मुझे मुझे जो लग रहा है, जिस तरह आप समझा रहे हैं, आप चाह रहे हैं मे बी कि गवर्नमेंट के हाउसिंग प्रोजेक्ट्स हों, जो फिर गवर्नमेंट जो है वो इम्प्लीमेंट करवाए डेवलपर्स के थ्रू। नहीं, 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 मैं ये चाहता हूँ
कि जेवी हो, गवर्नमेंट डेवलपर को लैंड दे हाँ और डेवलपर उसको डेवलप करके आम पब्लिक को सेल करे। बिल्कुल ठीक है, लेकिन एक काम जो डेवलपर बड़ा ज़रूरी करता है वो मार्केट की भी एस्टिमेशन करता है। अगर आप ये रोल जो गवर्नमेंट को दे देंगे तो फिर शायद कुछ चाइना जैसे मामलात भी हो सकते हैं, क्योंकि चाइना के अंदर भी डेवलपमेंट गवर्नमेंट करवा देती है, लेकिन कुछ ऐसे एरियाज़ फिर आपको नज़र आते हैं, बड़े-बड़े टाउन्स हैं जो बिल्कुल खाली पड़े हुए हैं। तो वी डू वांट कि हाउसिंग जो है वो उधर आए जहाँ पे डिमांड एग्ज़िस्ट करती है, और गवर्नमेंट जो है वो आई डोंट थिंक कि वो जहाँ पे डिमांड एग्ज़िस्ट करती है उधर इस तरह के इक़दामात लेने के लिए तैयार है। maybe we will also end up having ऐसी सोसाइटीज या ऐसी अपार्टमेंट बिल्डिंग्स जिनका कोई यूसेज ही नहीं होगा, कि वो शहर से जो है वो 20 किलोमीटर बाहर होंगी या बहुत बहुत दूर होंगी। तो ये अपॉर्चुनिटी जो है वो तो डेवलपर ही ढूंढ के देगा। अभी नया इस्लामाबाद जितना भी एक्सपैंड हो रहा है वो आपके मोटरवे मोटरवे की तरफ हो रही ठीक है। अब यहाँ पे ऑलरेडी डेवलपर्स काम कर रहे हैं, बिल्डर्स काम कर रहे हैं, अच्छे लोग भी काम कर रहे हैं और गलत लोग भी काम कर रहे हैं। गवर्नमेंट ने आइडेंटिफाई करना है। गवर्नमेंट के पास तो हर एक की चाबी मौजूद होती है ना, कब किसको ट्विस्ट कहाँ से ट्विस्ट करना है वो मैनेजेबल है। राइट आप किसी एक सोसाइटी 2 सोसाइटीज में आप उन्हें कहें कि भाई ये एरिया लो कॉस्ट हाउसिंग के लिए हमें इसका 18 मंथ्स में तैयार करके आपने देना है। इसके ऊपर जो आपका टैक्स है वो हम 50% 75% एग्जेम्प्ट करेंगे, आपको ये चीजें मराद देंगे। प्लस इसके साथ गवर्नमेंट का जो काम करने वाला है आम आदमी के लिए वो ये अट्रैक्शन हो कि अगर वो चक्री से एक सोसाइटी में बैठता है बस में, तो वो अगर पाक से सेक्रेटरीट में जॉब करता है, कराची कंपनी में जॉब करता है, पिंडी सदर में कहीं जॉब करता है, तो उसका जो ट्रैवल कॉस्ट है वो नॉमिनल रहे। सही सही। तो भाई इस्लामाबाद तो आम आदमी की रीच से बाहर है, चाहे वो रेंटल वैल्यू है चाहे वो प्राइस वैल्यू है। बट आपका ये साइड जो अब एक्सपैंड होने जा रही है, यहाँ पे अभी भी चीजें आपकी रीच में है। सिर्फ गवर्नमेंट ने इतना प्रेशर डालना है डेवलपर के ऊपर, एक तो टाइम बाउंड हो, थोड़ी सी चीजें बेहतर लगे कि दुनिया में मॉर्टगेजेस होती हैं। ठीक है, हमारे मॉर्टगेजेस का इशू ये है कि फोरक्लोजर लॉज की वजह से ना होने की वजह से हमारे जो बैंक्स हैं वो लोन डिसबर्स ही नहीं करते। ठीक। मतलब जो मेरे नॉलेज में है कि स्टेट बैंक की पॉलिसी है कि हर बैंक ने अपने कैपिटल का 7% हाउसिंग कंस्ट्रक्शन के लिए लोन में देना है। ठीक है। ठीक है, और मेरे ख्याल में वो हर बैंक 7% का शायद 0.01% भी एहसन मलिक या अली को नहीं देता। ठीक है। वो 7% बुक्स में शो करने के लिए अपने एम्प्लॉइज को दे देता है जिनसे वो रिकवर कर सकता है। बिल्कुल, या फिर बड़े कस्टमर्स को दे देते होंगे ना, तो वो फिगर फिर 0.01% ही होगा ना आउटसाइडर के हवाले से। क्रेडिट तो है ही नहीं इस मार्केट में, सारा क्रेडिट गवर्नमेंट ले गई। नहीं, क्रेडिट तो लेके अब तो वापसी वाले मरले में है। अब देखिए मैं आपको एक चीज बताऊं, मैं 3 दिन पहले अली परवेज मलिक साहब के पास बैठा हुआ रेवेन्यू मिनिस्टर जो हमारे रेवेन्यू मिनिस्टर हैं। तो मैंने उनसे एक क्वेश्चन पूछा, मैंने कहा सर ये जब 22% इंटरेस्ट रेट था तो उस वक्त हाईएस्ट डिपॉजिट का फिगर क्या था? उनका 30 बिलियन। ठीक है, मैंने कहा सर आज 12% है, तो उसमें से कितना विड्रॉ हुआ है? वुड यू बिलीव, मैं उनको कोट कर रहा हूं, उनका 1 रुपया बाहर नहीं आया है। अच्छा। और अक्सर लोगों का ये है कि अभी पिछले 1.5 माह से जो हाउसिंग या रियल एस्टेट में थोड़ी बहुत बेहतरी या क्वेरी स्टार्ट हुई है, उसका इम्पैक्ट शायद लोग ये समझ रहे हैं कि ये जो इंटरेस्ट रेट नीचे आया है उसकी वजह से है। मैं ये पहले ही लोगों को कहता था कि गवर्नमेंट जब तक अपना स्टांस चेंज नहीं करेगी पॉजिटिव वेव नहीं आएगी। ये 22% से उठ के 8% में भी आ जाए, अगर गवर्नमेंट अपना स्टांस चेंज नहीं करती तब तक आपको चेंज नजर नहीं आएगी। अब क्योंकि गवर्नमेंट आहिस्ता आहिस्ता अपनी पॉलिसी शिफ्ट कर रही है तो उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट डेफिनेटली आएगा मार्केट पे। अच्छा, तो आप अभी पॉजिटिव हैं जनरली, गवर्नमेंट आई थिंक आपके ख्याल में बेहतर साइड की तरफ जा रही है। मैं अली बताऊं, मैं तो शायद इससे ज्यादा आगे की बात करता हूं। मैं तो लोगों को अक्सर चैनल्स पे यही बात कहता था कि हमारी गवर्नमेंट की थोड़ी सी ये नालायकी रही कि इन्होंने पॉलिटिकल इश्यूज को दिमागों पे सवार कर लिया। हाँ। अगर ये उस
पॉलिटिकल इश्यूज को छोड़ के इकोनॉमिक इश्यूज की तरफ तवज्जो देना शुरू कर देते तो आज से 6 माह पहले शायद हालात बहुत डिफरेंट होते। जो पॉजिटिविटी पिछले 1.5-2 माह में आना शुरू हुई है वो अगर आज से 6 माह पहले आना शुरू हो जाती तो आज पाकिस्तान की शेप बिल्कुल डिफरेंट होती। अच्छा, आपके ख्याल में अब हम एक बात कर रहे थे उस टाइम पे कि शायद रियल एस्टेट डेवलपर का काम इस तरह मुश्किल होता है कि जब वो ज़मीन खरीदता है तो उसको बिखरी हुई ज़मीन जो है वो खरीदनी पड़ती है, काफ़ी सारी कॉन्फ्लिक्ट्स रिजॉल्व करनी पड़ती हैं। पाकिस्तान में जो लैंड के गवर्नेंस का जो 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 तरीका है उसमें आप देखेंगे कि इनफॉर्मल वेज ऑफ ओनरशिप भी बड़े हैं, जैसे कि कम्युनल लैंड लोगों के पास होता है। नाउ जंगलात जो है वो शमालियात में फॉर एग्जांपल जो है वो फॉल करते हैं। अब किसी को का प्लॉट नहीं है उसके अंदर, लेकिन उसकी एक परसेंटेज है वो ओन करता है। आपके ख्याल में हम इस तरह के रूल्स रेगुलेशंस को चेंज कर सकते हैं कि शायद ये मसले जो हैं फिर ज़्यादा आराम से ठीक हो सके? जैसे कि क्या शमालियात की ज़मीन होनी भी चाहिए इस मुल्क के अंदर, या उनको इंडिविजुएट कर देना चाहिए, उनको हर बंदे को उसकी ज़मीन जो है वो उसके नाम पे होनी चाहिए और फिर जो है वो चाहे बेचे, चाहे वो अलग से बेचे, चाहे मिल के बेचे, वो इट शुड नॉट मैटर। आप क्या समझते हैं कि ये खराब करती है हमारे सिस्टम को? बहुत ज़्यादा खराबी है इसकी वजह से और फ्रॉड बहुत है इसकी वजह से। मेरे ख्याल में ये बंद होना चाहिए। गवर्नमेंट की जो लैंड है गवर्नमेंट को वो ऑक्शन करनी चाहिए। ये जो बंद खातों में दरवाज़ों में आप अलॉटमेंट कर देते हैं ये बिल्कुल आपको ऑक्शन के मैकेनिज्म पे जाना चाहिए। जो गवर्नमेंट की लैंड है ओपन बिड हो, अली साहब ले, एहसन ले, मिस्टर एक्स ले, वाई ले, क्या इशू है? बट आप चीज़ों को ठीक करने की तरफ लेके चलें। आपका जो गोरों के वो कॉलोनियल निज़ाम जो चल रहा है आपने उसी मैकेनिज्म को रखा हुआ है। आप जब तक चेंज नहीं करेंगे दुनिया चांद पे पहुंच गई है। हम आज भी उसी फरने तहसीलदार उसी मैकेनिज्म पे चले हुए। सोसाइटीज में लोगों का इंटरेस्ट क्यों डेवलप हुआ? बाकायदा बायोमेट्रिक है, पिक्चर टेकिंग है, ओनरशिप है। आहिस्ता आहिस्ता उनमें ट्रांसपेरेंसी आना शुरू हुई है। बहुत रेयर होता है अच्छी सोसाइटीज और अच्छी अथॉरिटीज की बात कर रहा हूँ कि वहां पे आपको फ्रॉड का एलिमेंट मिले। राइट। बहुत एक्सेप्शनल अगर आपने कभी सुना हो कि जी किसी अथॉरिटी में फ्रॉड हो गया, लेकिन आप ये पटवार खाना तहसीलदार इधर तो मतलब रूटीन की बात है। कब्जा भी रूटीन की बात है और 2 नंबर डॉक्यूमेंटेशन ये रूटीन की बात है। तो जब तक आप लैंड रिफॉर्म्स की तरफ नहीं जाएंगे और चीज़ों को एड्रेस नहीं करेंगे ये प्रॉब्लम ऐसे ही रहेंगे। अच्छा, इसमें मैं आपका ख्यालात जानना चाहता हूँ कि आपके ख्याल में जो लोकल गवर्नमेंट है उसका डेवलपमेंट से कितना ताल्लुक है, और जो रियल एस्टेट सेक्टर और रियल एस्टेट डेवलपमेंट का सेक्टर है इसमें क्या इनके रोल हैं? क्योंकि हमारे कंट्री में लोकल गवर्नमेंट क्योंकि इतनी प्रोमिनेंट नहीं है और अंडर फंडेड है और कुछ जगहों पे है ही नहीं, तो अगर ये लोकल गवर्नमेंट्स हो तो इनसे क्या हमारी हाउसिंग, हमारी रियल एस्टेट डेवलपमेंट के ऊपर कोई इम्प्रूवमेंट या इस तरह की चीज़ हो सकती? मैंने अली पहले कहा कि ये काम गवर्नमेंट के है ही नहीं। गवर्नमेंट के काम है पॉलिसी देना और उसके बाद उसको चेक एंड बैलेंस करना, चेक करना उसको कि वो कैसा है डेवलपर। मतलब आपके पास ऐसी एग्जांपल्स हैं मतलब माशाल्लाह में ऐसी कॉलोनीज आप भी देखते हैं मैं भी देखते हैं जहाँ पे एक सेट फॉर्मेट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, चाहे ना लैंड ऑनर का इशू है, वो ऑनरशिप का इशू है, ना कोई डॉक्यूमेंटेशन में प्रॉब्लम है। लोग आप जब गवर्नमेंट को बिजनेस में इन्वॉल्व करेंगे उसका बेड़ा गर्क होगा। ये क्योंकि जो भी गवर्नमेंट का अफसर होगा उसका इंटरेस्ट डेवलप होगा। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। लेकिन उसके अराउंड जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, अराउंड जो इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे वाटर का है, बिजली का है, ये तो सारा जो है वो गवर्नमेंट ने करवा के देना है। तो अगर ये लोकल जो गवर्नमेंट ने क्यों करवा के देना है भाई? आपने तो मेन चीज पहुंचानी है वहां पे, बाकी अंदर तो जितनी डिस्ट्रीब्यूशन है वो डेवलपर का काम है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। मतलब आपके पास एग्जांपल्स ऐसी मौजूद हैं कि आपसे मतलब एक एरिया है जहां पे कॉन्सेप्ट है कि लोड शेडिंग होती ही नहीं है। सही, सही। ठीक है, हमारे मोटरवे पे एक ऐसा प्रोजेक्ट है, इंटरनेशनल ब्रांड है और आप उधर चलेंगे आपको लगता है पता नहीं शायद यूरोप में घूम रहे हैं। बिल्कुल सही। तो मतलब उससे कुछ सीडीएन तो कुछ भी नहीं दिया।
मतलब उन्होंने इलेक्ट्रिसिटी है, वाटर है, गैस है, वो सब सोसाइटी के अंदर पहुंचा के उसके बाद अपने डिस्ट्रीब्यूशन आगे वो कर रहे हैं। और फिर जैसे पब्लिक ट्रांसपोर्ट की भी आपने बात की थी कि वो भी पहुंचाना जो है वो गवर्नमेंट मतलब आपने तो बाहर एक एक्सेस देनी है जी कि इस जगह पे चक्री बस स्टैंड पे आपके पास 10 रुपए 20 रुपए में एक कन्वेंस अवेलेबल है जो आपको पार्क सेक्रेटेरिएट के बाहर उतारेगी। ठीक आपको एक पब्लिक कन्वेंस अवेलेबल है जो आपको कराची कंपनी उतारेगी, आपको अपारा उतारेगी, आपको जिना सुपर उतारेगी, या आपको सदर में मेट्रो बस स्टैंड पे उतारेगी। तो आप ऐसा कह रहे हैं कि लोकल गवर्नमेंट्स के वजह से ज्यादा बेहतर फैसिलिटेशन नहीं हो सकती? नहीं हो सकती, बिल्कुल नहीं हो सकती। बड़ा गर्क होगा, ऐसी एग्जांपल्स पहले ही मौजूद हैं। लोकल गवर्नमेंट के आप प्रोजेक्ट, यार सारी बातें छोड़ेगा, सीडीए ने क्या डिलीवर कर दिया? सीडीएफ जो है इट्स वे बिहाइंड हाउसिंग आई थिंक टारगेट्स। पिछले 20-25 साल में तो कुछ डेवलप ही नहीं कर सके। कुछ भी नहीं कर सके। हम्म, तो बात ये, आप प्राइवेट डेवलपर के साथ एक हार्मनी बनाएं, अच्छे डेवलपर्स को आगे प्रमोट करें, चीजों को ट्रांसपेरेंट रखें, फैसिलिटेट करें। एक जो प्रॉब्लम है थोड़ा सा और वो मैं आपको हाईलाइट करूं, ये जो हमारी गवर्नमेंट है ना, ये समझती है कि पाकिस्तान में रियल एस्टेट एंड हाउसिंग एंड कंस्ट्रक्शन का जो सेगमेंट है बहुत छोटा है। ये जो माइंडसेट है ना, इसको चेंज करने की जरूरत है। जब तक ये माइंडसेट चेंज नहीं होगा तब तक लोग अंडरस्टैंड नहीं कर पाएंगे। मैं ये समझता हूँ ये एक दफ़ा इम्प्लीमेंट हो, प्राइम मिनिस्टर की जो रिलीफ पैकेज है फॉर कंस्ट्रक्शन एंड हाउसिंग, तो आप देखिएगा हमारी इकोनॉमी कैसे बूस्ट करेगी, कैसे फ्लरिश होगी। और अब फिर उस वक्त मैं शायद आपसे रिक्वेस्ट करूं कि अली भाई यहाँ एक ब्रॉडकास्ट करते हैं और अब आप फिगर सामने रखें कि हमने 3 और 4 फरवरी को जो ब्रॉडकास्ट किया था उस वक्त रेमिटेंसेस की ये फिगर थे, इन्फ्लेशन 2.4 पे थी, हमारा इंटरेस्ट रेट ये था, और आज आप इसका कंपैरिजन देख लें, निकाल लें। हम हाउसिंग की हमने इतनी ज़्यादा बात कर ली, रियल एस्टेट डेवलपमेंट, लेकिन मतलब देयर आर सो मेनी एवेन्यूज जहाँ पे ये रियल एस्टेट की इन्वेस्टमेंट जो है जाती है। एक जो हम देखते हैं हाउसिंग के अलावा वो मॉल्स का हम देख लेते हैं कि उसके ऊपर थोड़ा सा जाता है, लेकिन रिजॉर्ट्स हो गए और इंडस्ट्रियल पार्क्स हो गए, इंडस्ट्रियल एरियाज हो गए, ये सारी जो है ऐसी चीज़ें हैं जिनके अंदर डेवलपर्स बहुत एक प्रोडक्टिव और पॉजिटिव रोल प्ले कर सकते हैं। अगर हम अभी देखें एक्सपोर्ट प्रमोशन जोन्स भी देखें या हम स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स भी देखें, तो जो गवर्नमेंट ने किया है वो नहीं अट्रैक्ट कर पा रही लोगों को उन जगहों की तरफ और उनके प्रॉपर यूसेज की तरफ। तो आपके ख्याल में अगर हमने इस पर्सपेक्टिव को, कितना इम्पोर्टेंट है कि हम इसको एक्सपैंड करें कि रियल एस्टेट सिर्फ हाउसिंग नहीं है, इसमें और भी चीज़ें हैं? अली भाई आपने मेरे दिल की बात कह दी। ये एक सेगमेंट है हमारी सोसाइटी में ऐसा भी जो कहता है कि माइनस रियल एस्टेट कंस्ट्रक्शन सेक्टर जो है वो आप ये कह लें इंडस्ट्रीज को चलाता है, अलाइड इंडस्ट्रीज को, बिल्कुल। मतलब सीमेंट, स्टील, आपकी टायर, ये सुना है मैंने, कंस्ट्रक्टर्स से सुना है मैंने। ठीक है। मतलब इसमें 2-3 एलिमेंट्स हैं, मतलब अदारे हैं पाकिस्तान में ऐसे जो ये नैरेटिव सेल करने की कोशिश करते हैं। वो ये कहते हैं कि रियल एस्टेट वाले, रियल एस्टेट की प्राइस को बहुत, स्पेकुलेशन बहुत ज़्यादा है, हमारी कॉस्ट ऊपर चली जाती है, इसको हैवीली टैक्स करें ताकि प्रोजेक्ट बन सकें। बात ये मैं हर फोरम पे कहता हूँ, आप माइनस रियल एस्टेट कुछ नहीं कर सकते। आप आज सीमेंट की बोरी 1420 रुपए से 500 रुपए पे ले आए, अगर प्रॉपर्टी की ट्रांसफर कॉस्ट आपकी कम नहीं होगी तो आपकी हाउसिंग और कंस्ट्रक्शन भी नहीं चलेगी। दोनों कॉम्प्लीमेंट करते हैं एक दूसरे को, दोनों लाजिम और मलजूम हैं। आप किसी एक को नहीं लेकर, हाँ मैं ये जरूर कह सकता हूं कि आप रियल एस्टेट को रिलीफ दें, ऑटोमेटिकली उसका बेनिफिट कंस्ट्रक्शन को होगा। बट अगर आप कहें कि आप खाली कंस्ट्रक्शन को रिलीफ देंगे, रियल एस्टेट को नहीं देंगे, तो कभी कामयाब नहीं होगा। आपसे मेरी रिक्वेस्ट है, प्लीज आप लोग भी इस सेगमेंट पे काम करें, लोगों को अवेयरनेस भी दें और गवर्नमेंट को भी अवेयरनेस दें। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। जनरली हमने यही देखा है कि फेडरल गवर्नमेंट के इस काम के क्योंकि वी आर आल्सो इस्लामाबाद बेस्ड, प्राइड भी जो है वो वफाकी हुकूमत के ऊपर काम करता है, तो ये जो रियल एस्टेट का सेक्टर है ना, ये थोड़ा सा रह जाया करता है। बट वी ऑल अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ इट।
आई थिंक प्राइवेट प्रॉपर्टी और उसकी मैनेजमेंट और उसके ओनरशिप राइट्स आर वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स जो एक इकॉनमी को चलाते हैं एट अ फंडामेंटल लेवल। ये प्राइवेट प्रॉपर्टी का कॉन्सेप्ट जो है ये आपको सोशलिस्ट कंट्रीज में नहीं नजर आएगा, आपको कम्युनिस्ट कंट्रीज में नहीं नजर आएगा। इसकी वजह से पूरे पूरे सिस्टम्स जो है फ्रॉम द ग्रास रूट्स जो है ये इमर्ज करते हैं। आई थिंक एहसन साहब ने बड़ा राइटली नोट किया कि ये जो सेक्टर है इसको रेगुलेट होना चाहिए और इसके लिए डेडिकेटेड रेगुलेटरी मैकेनिज्म्स भी होने चाहिए। एट द सेम टाइम आई थिंक ही इज पॉइंटेड आउट अ मेजर प्रॉब्लम कि जो इस सेक्टर के अंदर फ्रॉड के एलिमेंट्स हैं इनको कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। आई थिंक लोअरिंग द टैक्सेस फॉर दिस एंटायर सेक्टर जनरली जो एक फ्लैटर और लोअर टैक्सेस के हवाले से एडवोकेट करता है, और आई थिंक लोअरिंग टैक्सेस इन दिस सेक्टर विल गिव द कंट्री अ मेजर इकोनॉमिक बूस्ट, खास तौर पे क्योंकि ये दिस इज़ वन ऑफ द मेजर सेक्टर्स जो इकोनॉमी के अंदर कंट्रीब्यूट करते हैं। बहुत सारे लोगों के इसके साथ लाइवलीहुड्स जुड़े हुए हैं, बहुत सारे लोगों की इसके साथ रोजी रोटी जुड़ी हुई है। एंड इसकी एक्सपेंशन, इसकी इम्प्रूवमेंट, इसके अंदर निखार आना, being able to see new towns develop, being able to see villages also develop under some kind of sustainable mechanism, I think ये ही अगले 10, 15, 20 साल की प्रायोरिटी होनी चाहिए। अभी जो मलिक साहब जिस टास्क फोर्स के अंदर है इसकी कुछ फाइंडिंग्स आएंगी, इसके ऊपर कुछ मेजर्स इकदाम जो है वो लिए जाएंगे। लेट अस होप कि इसमें से भी कोई अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंसेस ना निकल आए। मेरे ख्याल से शायद वैल्यूएशन ऑफ प्रॉपर्टी इतना कंटेंशियस मैटर बन गया है, और ग्लोबली इट इज़ अ कंटेंशियस मैटर। इंटरनल रेवेन्यू सर्विसेज जो है वो अपने एक्सेप्शंस, अपने व्यूज़ जो है वो ले आते हैं। तो हो सकता है कि टैक्सेशन रिजीम जो प्रॉपर्टी के मामलात से जुड़ी हुई है उसको वैल्यूएशन से अलग करके डीकपल करके किसी और मैकेनिज्म के थ्रू ले आया जाए। प्लस जो ब्यूरोक्रेसी है उसको छोटा रखना, कम अज़ कम लोगों के साथ, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के साथ इंटरफेस रखना, ये भी आई थिंक इट विल हेल्प टू इम्प्रूव processing time and also lower the cost of doing business. With that said, मेरा नाम सैयद अली हसान है, and till the next episode of Liberty Talk, I'll see you then. खुदा हाफिज़।